जय हिंद, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का राष्ट्र हित में शिक्षा टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 1813 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण है, इसकी प्रमुख बातें क्या है और यह कब समाप्त हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं 1813 की आज्ञा पत्र। उसके पहले आपको बता दिया जाए कि यह वीडियो सुपर टेट के साथ साथ डीएलएड और बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1813 का आज्ञा पत्र क्या था मित्रों? तो यहां पर सुनिएगा कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था, इसमें भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख की धनराशि खर्च की जाने की बात की गई थी। किसके लिए? भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख की धनराशि प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई थी। और ये जो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसमें कहा गया था कि जो प्रत्येक 20 साल बाद जो आज्ञा पत्र आ रहे हैं, जैसे 1813 का आज्ञा पत्र आया तो प्रत्येक 20 साल बाद इस शिक्षा की व्यवस्था को देखने के लिए पुनः एक आज्ञा पत्र या आयोग आएगा जो उसकी कमियों को देखेगा। जैसे 1813 का आज्ञा पत्र है तो जस्ट 20 साल बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया। क्यों आया? कि 1813 की आज्ञा पत्र की क्या कमियां रह गई उनको दूर किया जाए, ऐसा भी इसमें कहा गया था। यह आज्ञा पत्र, इस आज्ञा पत्र में बहुत सी धाराएं थी। इस आज्ञा पत्र की एक धारा थी 43वीं धारा, जिसके कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद जन्म हुआ था। 43वीं धारा में 2 शब्द प्रयोग किए गए थे, एक शब्द था साहित्य और दूसरा शब्द था विद्वान। लेकिन इन 43वीं धारा में यह स्पष्ट नहीं था मित्रों कि किस विद्वान की बात की गई है। भारतीय विद्वानों के अंतर्गत बहुत सारे विद्वान थे, जैसे संस्कृत का विद्वान, उर्दू का विद्वान, हिंदी का विद्वान, तमाम प्रकार के विद्वान थे। और साहित्य में भी बहुत से साहित्य थे, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य और यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य भी था। तो अंग्रेजी साहित्य की भी बात हो रही है कि अंग्रेजी विद्वान की बात हो रही है, एक कोई कुछ स्पष्ट ही नहीं था। जब स्पष्ट नहीं था तो यहाँ पर एक जन्म लेता है विवाद, और उस विवाद का नाम होता है प्राच्य विवाद, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। प्राच्यवादी जो हुआ करते थे उनका कहना था कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए और उसी शिक्षा पर 1 लाख की धनराशि खर्च की जाए। और जो पाश्चात्यवादी थे, पाश्चात्यवादी जो यूरोपीय संस्कृति के लोग थे जैसे कि अंग्रेज, उनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। हालांकि कुछ भारतीय भी थे जो चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा दी जाए, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हुए आपके और राजा राममोहन राय हुए। ये लोग चाहते थे कि पाश्चात्यवादी शिक्षा भी दी जाए। तो यहाँ पर कुछ हिंदुस्तानी भी थे जो ये चाहते थे। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जानते थे क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति खराब थी, वहां पर सांस, उद्योग, हर चीज का विकास हो चुका था, विज्ञान वहां बहुत आगे बढ़ चुका था। तो उस संस्कृति को ये लोग भारतीय में लाने की बात कर रहे थे। और जो कुछ ऐसे भी थे प्राच्यवादी जो बिल्कुल नहीं, वो अपनी संस्कृत भाषा, वो अपनी मातृभाषा उर्दू भाषा उसी को लेकर चल रहे थे। वो पाश्चात्यवादी शिक्षा को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। तो यहाँ पर 2 प्रकार की विचारधाराएं जन्म लेती हैं, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। यही विवाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहलाता था। प्राच्यवादी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा की बात करते थे और पाश्चात्यवादी अंग्रेजी भाषा की बात करते थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक। आइए जान लेते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक कौन कौन से थे। पाश्चात्य संस्कृति बोले तो अंग्रेजी संस्कृति या यूरोपीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड मैकाले यहाँ पर एक प्रमुख नाम आता है। और जो भी नए युवक अंग्रेज अधिकारी थे वो चाहते थे कि हम जहां से आए हैं, हम यूरोप से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, तो हमारे यहाँ की संस्कृति ही यहाँ भी लागू हो, यहाँ भी वही चीज पढ़ाई जाए। इनकी संस्कृति बेकार है, यानी भारतीयों की संस्कृति को बेकार समझते थे। वो अपनी संस्कृति, अपनी यूरोपीय संस्कृति, अपना पाश्चात्यवादी जो उनकी विचारधाराएं हैं, जो उनकी संस्कृति है, उसी को वो लाने की बात करते थे और यहाँ पर प्रभावी बनाने की कोशिश करते थे। जैसे कि लॉर्ड कर्जन भी इसमें थे, लॉर्ड ऑकलैंड भी इसमें थे, सभी लोग यही चाहते थे। इसके अलावा दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक। पाश्चात्य यानी प्राच्य, जो प्राचीन संस्कृति है भारत की,
उसको पढ़ाया जाए, ऐसा किनका कहना था? तो आइए मैं बता देता हूं कि ये लोग कौन कौन से हैं जो चाहते थे कि भारत की ही संस्कृति को भारत में ही पढ़ाया जाए, विदेशी संस्कृति को भारत में ना पढ़ाया जाए। ऐसा कौन कौन से थे? लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, लॉर्ड हेस्टिंग जो मिंटो, प्रिंसिप मुनरो, एल्फिनिस्टन। ये लोग अंग्रेज थे, फिर भी ये चाहते थे कि भारत में भारत की ही संस्कृति रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वो भारत में यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था को लाएंगे तो भारतीय बहुत अधिक जागरूक हो जाएंगे, और जब वो जागरूक हो जाएंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे। हमारे लिए उनको क्या होगा? उनको यहां से जाना पड़ सकता है, क्योंकि यदि हिंदुस्तानी जागरूक हो गए तो उनका यहाँ पर जो फूट डालो राज करो की राजनीति, यहाँ पर जो वो षड्यंत्र करके यहाँ पर राज कर रहे थे, अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, वो पाश्चात्य संस्कृति से पढ़ लिख जाएंगे, तो इनका मानना था कि हमारे लिए क्या होगा? खतरा हो सकता है। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो संस्कृति चल रही है पुराने समय से, वही संस्कृति चलने दी जाए। तो प्राच्य संस्कृति के समर्थक लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग, जोनाथन डंकन और लॉर्ड हेस्टिंग जो मिंटो, प्रिंसिप मुनरो, एल्फिनिस्टन थे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 1833 की। जैसा कि मैंने कहा कि 1813 के आज्ञा पत्र में हर 20 साल बाद आज्ञा पत्र को 20 वर्ष के बाद आज्ञा पत्र को देखने के लिए कि उस आज्ञा पत्र की क्या कमियां रह गई, 20 वर्ष बाद पुनः एक आज्ञा पत्र आता था। तो 1813 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 1833। तो 1833 का आज्ञा पत्र जो आया, तो इसमें जो शिक्षा के लिए 1 लाख की धनराशि थी, उस 1 लाख की धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया गया। बहुत होती है 10 लाख उस समय के हिसाब से, तो 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया 1833 के आज्ञा पत्र में। और इस आज्ञा पत्र में एक बात और कही गई कि दूसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उस समय। तो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में उस समय कोई भी एक कानूनी सलाहकार नहीं था। तो लॉर्ड मैकाले जो था, लॉर्ड मैकाले को ही प्रथम कानूनी सदस्य बनाया गया, यानी कानूनी सलाहकार के रूप में लॉर्ड मैकाले सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, सर्वप्रथम इसी में गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बना, और वह कानूनी सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। इस प्रकार लॉर्ड मैकाले भारत आया था। कोई भी अब ये भी प्रश्न बनता है कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? तो आपको बता दें कि जो लॉर्ड मैकाले कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था, वो 10 जून 1834 को आया था। कब आया था? 10 जून 1834, यानी 10 जून 1834 को वो भारत आया था। इसके बाद उसको आने के बाद उसने 2 फरवरी 1835 को अपना आज्ञा पत्र दिया था। अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये बातें हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट पढ़िएगा 1833 के आज्ञा पत्र का, कोई भी भारतवासी अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग, वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। यहां पर आपको ये बात जान लेनी है। जब मैकाले भारत आया तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। 1834 को 10 जून 1834 को मैकाले भारत आया, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। पाश्चात्य विवाद से वह बहुत परेशान थे, तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को इस आज्ञा पत्र का अध्ययन करने के लिए, 1813 की आज्ञा पत्र का अध्ययन करने के लिए कहा, और कहा कि इसका कुछ निर्णय निकालें आप। तो उसने अध्ययन किया, लगातार 1 वर्ष तक उसने अध्ययन किया लॉर्ड मैकाले ने, और 2 फरवरी 1835 को उसने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंप दिया। कब? 2 फरवरी 1845 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास अपना घोषणा पत्र सौंप दिया। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि उसने लॉर्ड मैकाले ने अपना घोषणा पत्र 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंप दिया। तब जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 7 मार्च 1835, कब? 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग की शिक्षा नीति प्रस्तुत की। किसके आधार पर? लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के आधार पर, जो 2 फरवरी 1835 को आया था। तो फरवरी के बाद क्या आएगा दोस्तों? मार्च। तो 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की, और जो किसके आधार पर थी? लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के आधार पर थी। चूंकि लॉर्ड मैकाले का जब हम घोषणा पत्र पढ़ाएंगे तो आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा,
और इस घोषणा पत्र के कारण और तेजी से प्राच्य पाश्चात्य विवाद जन्म लेने लगा, गंभीर रूप धारण कर लिया। मैकाले के आगमन से और घोषणा पत्र से प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था उसने गंभीर रूप धारण कर लिया। ये बात आप याद रखें, तो इसको आप बनाए रखें। आगे मैं जरूर बताऊंगा कि किस प्रकार यह विवाद खत्म हुआ। देखिएगा, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह शिक्षा नीति प्रस्तुत की उसके 10 दिन बाद लॉर्ड मैकाले को यहाँ भारत से वापस इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और नए गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। कैसे समाप्त किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया 24 नवंबर 1839 को। 1835 के बाद 4 साल तक इसने अध्ययन किया और 24 नवंबर 1839 को इसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। कैसे समाप्त किया? इसने जो है अलग से भारतीयों के लिए अलग से इसने कुछ धनराशि निर्धारित करने की बात की और उस धनराशि के द्वारा इसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे मित्रों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।